हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो EFM के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी संसाधन आपको चाहिएंगे वो कंप्लीट कंटेंट जो है उसी तरीके से जो आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए चाहिएंगे वो सारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसी कड़ी के अंदर जो पेपर 1 की मैंने क्लासेस शुरू की थी, उन पेपर 1 की क्लासेस के संदर्भ में हमने जो है 2-3 दिन पहले एक रिवीजन क्लास भी रखी थी, जिसके अंदर कंप्लीट जो है वो रिवीजन करने का प्रयास किया था कि अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी है एक बार सारा उनका ओवरव्यू ले लिया जाए। अब आज के इस सेशन के अंदर जो है मैं आपको उन टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, कौन से टॉपिक पढ़े बेसिकली मैं बता देता हूं आपको। पेपर 1 और उसकी यूनिट 1 जो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, वो हमने शुरू की थी। उसके अंदर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर डिमांड एनालिसिस और एक मार्केट प्राइसिंग से संबंधित ये 4 टॉपिक हमने पढ़े थे। इन चारों का रिवीजन भी अवेलेबल है। और आज के अपने इस सेशन के अंदर इन चारों टॉपिक से संबंधित जो पहले पुराने एग्जाम्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर EFM के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो सवालात पूछे गए थे, उनको हम देखेंगे। और ये भी तो पता चलना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आज जाएंगे अपने EFM के कोर्स के अंदर तो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी देखने को मिलेगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और जो ये टॉपिक है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर एक प्रैक्टिस टेस्ट भी मैंने आपको ऐड कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, एक एक जो है वो तैयार किया है। आप क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आप किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो टेस्ट करने के लिए आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये PDF जो है, अगर आप कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको 2 पेपर मिलेंगे, 2 फोल्डर, पेपर 1 पेपर 2। 1 के अंदर जाओगे तो पहली यूनिट 1 मिलेगी, उस यूनिट 1 के अंदर जाओगे तो 3 दिखेंगे आपको, एक वीडियो लेक्चर्स, एक नोट्स और एक तीसरा फोल्डर दिखेगा रिवीजन एंड MCQ। उस रिवीजन एंड MCQ में रिवीजन की क्लास भी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज की क्लास और फ्यूचर में जो क्लासेस होगी वो भी मिलेगी। और जो प्रैक्टिस MCQ जिस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो PDF भी वहां पे आपको मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। बट अटेंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद अटेंड करें, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट जो है वो क्वेश्चंस देखते हैं अपन, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो हमारे सामने है और किस तरह के क्वेश्चंस पहले के एग्जाम से पूछे गए, उनके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, सोचिएगा आप जवाब, आपको भी साथ में थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। क्या कहता है सवाल, एक प्यासे व्यक्ति को दूध पानी का दूसरा ग्लास कम संतुष्टि देता है। मतलब मुझे प्यास लगी, मैंने पानी की एक गिलास ली और सेकंड ग्लास जब मैं ले रहा हूँ तो उससे मुझे इतनी तृप्ति नहीं मिलेगी जितना मुझे फर्स्ट ग्लास से मिलेगा। जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है वो लेसर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंपैरिजन टू द फर्स्ट ग्लास। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा नियम है? क्या ये लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और लॉ ऑफ सप्लाई है? बताइए क्या है। याद कीजिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो कहता है यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, वहां पे हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ये तो कहां पे आता है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है। प्रोडक्शन फंक्शन याद कीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऑप्शन जो अपना तीसरा ऑप्शन है वो जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा सवाल था। ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज इवॉल्व बाय। इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस है, यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण, जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी हम पढ़ते हैं, यानी जो ऑर्डिनल अप्रोच हम देखते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच किसकी,
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, ये किसने दी थी? तो हम पढ़ रहे थे जो ये फर्स्ट थ्योरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो मार्शल ने दी थी। इसी को गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। और ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये किसने दी? एलन और हिक्स ने दी। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हिक्स एंड एलन। क्लियर? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 138 नंबर क्वेश्चन। इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। इंफीरियर गुड यानी कोई घटिया वस्तु है, उनके संदर्भ में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। आप जानते हो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? क्या इनकम इलास्टिसिटी ये कहता है कि इनकम में परिवर्तन से डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। मान लो मेरी इनकम जो है वो 10% से इंक्रीज हो गई, तो मेरी डिमांड जो है वो कितने प्रतिशत से बढ़ रही है? ठीक है, अगर ये डिमांड 10% से बढ़ रही है, या दूसरा हो सकता है ये डिमांड कितने से बढ़े? 20% से, या डिमांड कम हो जाए, मान लो -10% चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। मतलब एक तरफ तो इनकम बढ़ी, उल्टा आपने डिमांड कम कर दी। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो बताइए इंफीरियर गुड्स है मतलब घटिया वस्तु है, मेरी इनकम बढ़ गई, मान लो मैं पहले 10,000 रुपये कमाता था, अब जो है महीने के 20,000 30,000 रुपये कमाता हूँ, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं जो घटिया गुड्स खरीद रहा हूँ क्या अब वो ज्यादा खरीदूंगा? लॉजिकली सोचिए, जाहिर सी बात है मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो मैं घटिया गुड्स को उल्टा कम करूंगा और उनकी जगह सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदूंगा। तो नॉर्मली तो इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। नॉर्मली इनकम इलास्टिसिटी सभी गुड्स के केस में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है, नकारात्मक, कि भाई 10% से इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है तो आपकी डिमांड जो है वो 5 या 10% से उल्टा क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? इन इंफीरियर गुड्स की। सामान्यतः कम नहीं होती, इनकम के साथ बढ़ती ही है। इसी के साथ मैं एक और याद चीज आपको दिलाता हूं, एक हमने पढ़ा था प्राइस इफेक्ट, याद है आपको? प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के कारण, उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक तो इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या था कि अगर किसी वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपए से बढ़ी या घटी है, तो उससे डिमांड उसके विपरीत काम करेगी। कीमत बढ़ी है तो डिमांड कम होगी, कीमत घटी है तो डिमांड बढ़ेगी। तो उसके पीछे दो कारण काम करते हैं, एक होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि भाई अगर किसी वस्तु की प्राइस कम हुई है, किसी वस्तु की प्राइस कम हुई है, तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर की जो आय है वो एक तरीके से बढ़ जाएगी, या उसकी परचेजिंग जो पावर है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? तो पहले मान लो ये 10 रुपए की 100 चीज खरीदता था और 1,000 रुपया इसके ऊपर खर्च होता था। अब यही 10 की चीज कितने की होगी? 5 की होगी, तो 500 रुपए ही खर्च हो रहा है। मतलब इसके पास 500 रुपए और बढ़ रहे हैं। एक तरीके से कंज्यूमर की आय क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इनकम बढ़ रही है तो अब वो क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा। ज्यादा डिमांड करेगा तो इनकम इफेक्ट भी नॉर्मली क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, चाहे इनकम इलास्टिसिटी की बात करो चाहे इनकम इफेक्ट की बात करो। हालांकि ये इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड्स में यहां भी नेगेटिव होता है। इंफीरियर गुड्स है, घटिया क्वालिटी के गुड्स है, तो उनकी अगर कीमत कम हुई है तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ज्यादा खरीदूंगा, उल्टा मैं क्या खरीदूंगा? कम खरीदूंगा। उनकी बजाय क्या परचेज कर लूंगा? सुपीरियर क्वालिटी की। हालांकि ये तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सीधा लॉजिकली देख सकते हो। इंफीरियर गुड्स है और इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी बताओ? इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी।
ठीक है। नेक्स्ट 139, ये भी थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। 139 अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको सोचना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं डिमांड के, वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह आप अप्लाई करके आपको उत्तर देना पड़ेगा। सुनिएगा, ये क्या कह रहा है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई मार्जिनल रेवेन्यू इज, क्या कह रहा है, जब इलास्टिसिटी की, डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है, हाई है। इलास्टिसिटी कैसी है, हाई है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसा हो, जो वर्ड्स लिखे हुए अगर आप उन्हीं को एक्सप्लेन कर लो, समझ लो, तो उत्तर आ जाएगा। वैसे तो हाई इलास्टिसिटी होने का मतलब क्या है, मोर देन वन इलास्टिसिटी होना, मोर देन वन होना। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, कि जो अतिरिक्त राजस्व आपको प्राप्त हो रहा है, पैसा जो आपको मिल रहा है, वो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा। अब सुनिएगा, हाई इलास्टिसिटी का मतलब कि जितने परसेंटेज चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में आएगा, क्वांटिटी में आएगा। उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज किस में आएगा, क्वांटिटी में आएगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने प्राइस जो है वो क्या कर दी, 10% से, प्राइस 10% से कम कर दी, इलास्टिसिटी कैसी है, हाई है, तो आपकी डिमांड वो है जो कितने से बढ़ेगी, हाई है, इसका मतलब 15%, 20%, 10 से ज्यादा परसेंट से क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो पहले ये गुड्स कितने बिक रहे थे, पहले मान लो इसकी प्राइस थी कितनी, 10 रुपए कीमत थी और 50 क्वांटिटी बिकती थी, तो टोटल कितना खर्चा होता, कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, 500 रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था। अब 10% प्राइस कम कर दी, तो अब प्राइस कितनी बच गई, 9 रुपए। लेकिन डिमांड कितने से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, मतलब 50 की बजाय क्या हो गई, 60 हो गई क्वांटिटी। तो ये कितना हो गया बताओ, 54, 540 रुपए। बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कैसा है, इलास्टिसिटी हाई है, इसका मतलब हाई इलास्टिसिटी अपने आप में क्या शो करता है, कि जितना प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है ना, प्राइस भले ही कम हो रही है दिखने में, तो कि भाई रेवेन्यू कम होना चाहिए कायदे से, तो 10 से सस्ता हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा चेंज किस में आएगा, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा, तभी तो उसको हाई इलास्टिसिटी कहेंगे। और जब क्वांटिटी में ज्यादा इलास्टिक हाई चेंज आएगा, तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मतलब जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें मिल रहा है, वो कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में होगा, कुछ बढ़ेगा, अपना फायदा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पॉजिटिव होगा, हाई इलास्टिसिटी है तो। ठीक है, वहीं अगर लो इलास्टिसिटी होती तो क्या होता बताओ, लो इलास्टिसिटी क्या शो करता है, कि भाई आपने 10% से प्राइस को चेंज किया, कम किया मान लो, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं, 5-1% से बढ़ेगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि जो पहले आपको उल्टा फायदा मिल रहा था, 10 × 50 आपको 500 रुपए मिल रहे थे, अब 9 कर दिया, लेकिन इधर जो है आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 45 या 47 जितना भी आप मान लो। ठीक है, तो ओवरऑल ये 400 450 आपकी रेवेन्यू क्या हो रही है, मार्जिनल कम हो रही है। ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, एक और सामान्य मूल्य लक्षण किस बाजार के संरचना का नमूना है। इस तरह के प्रश्नों में इंग्लिश यूज करना ज्यादा सही है। क्या है, अ सिंगल एंड यूनिफॉर्म प्राइस, सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस मतलब सबके लिए एक जैसी कीमत कौन से मार्केट में होती है बताओ, बहुत बेसिक है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा है ना, मार्केट क्या करता है, तय करता है, और वही प्राइस सभी के ऊपर लागू होती है। क्लियर, तो कौन सा आंसर सही होगा, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट, डिमांड विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस इन,
डिमांड का ज्यादा प्रभाव होगा किसके ऊपर? कीमत के ऊपर। डिमांड का ज्यादा प्रभाव होगा किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। कब? बताओ। याद कीजिए, हमने एक टॉपिक देखा था, अल्फ्रेड मार्शल ने मार्केट को 4 मार्केट पीरियड में बांटा है। 4 अलग अलग मार्केट, एक होता है मार्केट पीरियड, एक शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग और एक होता है सेक्युलर पीरियड। 4 तरह के पीरियड होते हैं। तो जो मार्केट पीरियड होता है सबसे छोटा, मतलब जो सब्जी और इस तरह की मार्केट होती है जहां पे अभी जो मार्केट लगा हुआ है उसमें डिमांड सप्लाई जो है वो क्या है? फिक्स है। मान लो सब्जी मंडी के अंदर आप देखिए, इधर सप्लाई साइड वाले बैठे हैं और इधर कस्टमर्स खड़े हैं। अब ये सुबह सुबह सब्जियां जो लेके आए, मान लो 10 केजी ये लेके आए कुछ, तो ये सप्लाई क्या है? फिक्स है। ये आज का इनका मार्केट लग गया और ये क्या कहलाता है? मार्केट पीरियड कहलाता है कि भाई आज के सुबह के 3 घंटे के समय के अंदर अब दूसरी सब्जी नई कल उगेगी, कल लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही है। अब इस मार्केट में प्राइस कैसे तय होगी? बताओ। सप्लाई तो फिक्स है, प्राइस तय होगी किससे? डिमांड से। कि मान लो किसी दिन शादी का सीजन है, खूब सारी भीड़ आ गई, तो ये चीजें क्या कर देंगे? महंगी कर देंगे। किसी दिन कुछ कस्टमर आए, बहुत कम आए, तो सब्जियां वेस्ट ना जाए इसलिए प्राइस क्या कर देंगे? उल्टी सस्ती कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है? मार्केट पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड वो पीरियड है जिसमें प्राइस जो है वो किससे प्रभावित होती है? डिमांड से। किससे प्रभावित होती है? डिमांड से। ये तो सब्जियां होगी। अब इसकी जगह अगर सोचें, ये तो पेरिसेबल गुड्स है, मान लो कोई पेरिसेबल गुड्स नहीं हो के ड्यूरेबल गुड्स हो जाए। ड्यूरेबल गुड्स समझते हो? आटा वाटा जो खराब नहीं होता लंबे समय तक, 1-2 महीने 4 महीने, तो उस केस में फिर क्या होगा? क्या ऐसा है कि ये डिमांड मान लो कम हो गई तो क्या सस्ते में बेच देंगे? नहीं। तो वहां पे सप्लाई तो यहाँ पे भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या तय करता है? वो रिजर्व प्राइस तय करता है। रिजर्व प्राइस मतलब कि भाई इससे कम जो है मैं नहीं बेचूंगा, इससे कम में नहीं बेचना है। ठीक है, माल खराब तो होगा नहीं, हम हमारे पास रख देंगे, जब डिमांड आएगी तब हम सेल करेंगे। तो ये रिजर्व प्राइस तय कर देता है। ठीक है, यहां भी प्राइस मार्केट पीरियड में कौन तय करता है? डिमांड ही तय करती है। डिमांड ज्यादा होगी तो हम ज्यादा में बेचेंगे, डिमांड कम हुई तो हम एक रिजर्व प्राइस तक तो बेचेंगे, उससे कम जाएंगे तो फिर नहीं बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि माल खराब नहीं होगा, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ डिमांड का ज्यादा प्रभाव प्राइस के ऊपर कौन से मार्केट में होता है? शॉर्ट पीरियड, मार्केट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, सेक्युलर पीरियड। तो मार्केट पीरियड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जो मार्केट पीरियड होता है उसके अंदर डिमांड के ऊपर किसका प्रभाव होता है? सॉरी, प्राइस के ऊपर किसका प्रभाव होता है? डिमांड का प्रभाव होता है। ठीक है, ओके। द फर्म अंडर प्योर मोनोपोली, जो प्योर मोनोपोली होती है उसमें वो क्या फिक्स कर सकती है? बताओ। प्राइस फिक्स कर सकती है और डिमांड फिक्स कर सकती है अपने प्रोडक्ट की। बताओ क्या ये बात सही है? प्राइस तो फिक्स कर सकती है, क्या डिमांड आप अपने प्रोडक्ट की फिक्स कर सकते हो? डिमांड तो कंज्यूमर करता है, आप कैसे फिक्स करोगे? तो नहीं, डिमांड हम फिक्स नहीं कर सकते। प्राइस और आउटपुट कि हमें कितना बेचना है और क्या प्राइस, ये हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक ठीक लग रहा है? आगे देखिए तीसरा ऑप्शन, आइदर द प्राइस और द क्वांटिटी टू बी सोल्ड। या तो प्राइस तय कीजिए या कितनी क्वांटिटी बेचनी है ये तय कीजिए। चौथा, बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी सोल्ड। दोनों चीजें, क्या प्राइस और कितनी क्वांटिटी बेचनी है? बताओ, सोचिए। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार। याद कीजिए मोनोपोली का रेवेन्यू कर्व कैसा होता है। हमने मोनोपोली के केस में क्या पढ़ा है कि भाई जितना ज्यादा बेचना है आपको, प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइस ज्यादा रखोगे तो कम बिकेगा, प्राइस जैसे जैसे कम करोगे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्या आप दोनों चीजें फिक्स कर सकते हो कि मैं इधर प्राइस भी फिक्स कर दूं और इसके ऊपर मेरी इतनी क्वांटिटी मैं सोल्ड करूंगा? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जो परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म होती है, परफेक्ट कंपटीशन,
उसकी प्राइस कौन तय करता है बताओ? मार्केट तय करता है। ठीक है, मार्केट तय करता है, उसे तो वो प्राइस क्या करनी होती है? अडॉप्ट करनी होती है, स्वीकार करनी होती है। एक परफेक्ट कंपटीशन की फर्म वो क्या तय करती है? अपना आउटपुट तय करती है कि मुझे कितना बेचना है। कीमत तो उसे तय करनी नहीं है, कीमत तो मार्केट तय करके दे रहा है। उसे सिर्फ क्या तय करना? अपना आउटपुट या क्वांटिटी टू बी सोल्ड, की मुझे कितना बेचना है इस कीमत के ऊपर, ये तय करना है बस मुझे। ठीक है, आज मान लो मेरे पास गेहूं है, तो आज जाके मैं बेचूं, कल बेचूं, ये मुझे तय करना है। आज कितना बेचूं, कल कितना बेचूं, एक महीने बाद कितना बेचूं, या अभी साल भर स्टोर करके रखो। किसान ऐसा ही करते हैं कि वो स्टोर रखते हैं, जब मूड होता बेचता। तो उनका जो विवेक है, उनका जो डिसीजन है, वो सिर्फ कहां तक सीमित होता है? क्वांटिटी टू बी सोल्ड तक। प्राइस के ऊपर उनका कोई दिमाग नहीं लगाना। क्यों? प्राइस कौन तय करता है? मार्केट। वहीं एक मोनोपोली, सुनिएगा, मोनोपोली अपनी प्राइस भी तय कर सकता है, क्वांटिटी सोल्ड भी तय कर सकता है, लेकिन दोनों तय नहीं कर सकता। ये दोनों क्यों नहीं तय कर सकता भाई? या तो मोनोपोली सोचेगा कि मैं अपनी प्राइस 10 रुपए रखता हूं, क्या रखता हूं? 10 रुपए, और दूसरी तरफ इसने सोचा 100 क्वांटिटी मुझे बेचनी है, तो क्या इसकी मर्जी चलेगी? नहीं। अगर आपने प्राइस फिक्स कर दी कि मैं तो मुझे तो 10 रुपए ही रखना है, तो अब मार्केट के अंदर इस 10 रुपए में चाहे जितने खरीदे, वो हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा। या आप ये कर सकते हो कि मुझे 100 क्वांटिटी बेचनी है, चाहे जो प्राइस हो, तो मैं मार्केट में ले जाके 100 रख दूंगा, चाहे 9 में बिके, चाहे 9.5 में बिके, चाहे 8 में बिके, मुझे कितनी बेचनी है? 100 बेचनी है। तो या तो मुझे तय करना पड़ेगा क्या? क्वांटिटी, या मुझे तय करना पड़ेगा क्या? प्राइस। क्या मैं दोनों तय कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मैं मैन्युफैक्चरर हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं और इसको एलोबरेट कर सकता हूं आपको, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो। ठीक है, मोनोपोली फॉर्म जो है उसका हमने रेवेन्यू कर्व देखा था कि भाई जो प्राइस है 10 रुपए रखोगे तो क्वांटिटी जो है वो 1 रहेगी, आप 9 करोगे तो 2 रहेगी, 8 करोगे तो 3। ये एक एग्जाम्पल था कि भाई जैसे जैसे आप कीमत कम करोगे, क्वांटिटी जो है आपकी वो बिकनी ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपने सोच लिया कि मुझे 9 रुपए रखनी है। ठीक है, अब आपने ये अगर फिक्स कर दिया कि मुझे 9 रुपए कीमत रखनी है, तो अब इस 9 रुपए पे जितनी भी मार्केट में डिमांड अराइज होगी, आपको उतना बेचना है। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि इस 9 के अंदर मैं इतना तो बेचूंगा ही बेचूंगा, फिक्स क्वांटिटी? नहीं। या आप क्या सोच सकते हो कि मुझे 2 क्वांटिटी बेचनी है, अब रेट चाहे जो होगी वो मुझे 2 बेचनी, तो आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी। ठीक है, तो आप दोनों में से एक फिक्स कर सकते हो। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है, आइदर प्राइस या क्वांटिटी। इनमें से सेलिंग कॉस्ट कौन सी है बताओ? ये बहुत बेसिक सा, सेलिंग कॉस्ट कौन सी है? जो वेजेज है, क्या सेलिंग कॉस्ट है? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन? नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग कॉस्ट? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है वो बेचने के लिए किया जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही डाउटेबल है, आपको ही बताएं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अगला देखिए, नेक्स्ट, ये 2016 के पेपर जो है उनके कुछ क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं साथ लगे हाथों। समझिएगा, माइक्रो मॉडल इज बिल्ट ओनली ऑन इंडिविजुअल एंड इट डील विथ इंटरपर्सनल रिलेशंस ओनली। ये किसने कहा था? ये चैम्बरलिन भाई साहब इन्होंने कहा था। किसने कहा था? चैम्बरलिन ने। ठीक है, डेफिनेशन है, आप फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक इज नॉट रिलेटेड विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किससे संबंधित नहीं है? जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो, राष्ट्रीय आय वो तो मैक्रो में ही आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी उसमें आता है, जनरल प्राइस लेवल वो भी इसी में आता है, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। याद कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है अपना? नेक्स्ट, यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो है वो क्या है? एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये व्यक्तिनिष्ठ विचार है, मतलब मेरे लिए कुछ और है यूटिलिटी, आपके लिए कुछ और है। एक वस्तु में कुछ और यूटिलिटी मिल रही है मुझे, दूसरी वस्तु में कुछ और यूटिलिटी। सब्जेक्टिव मतलब जो चेंज होता रहता है।
जैसे मजा कितना आ रहा है मुझे, तो ये सब्जेक्टिव है। अब मैं मजे की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दे सकता कि मुझे 3 बजे फिक्स रोज इतना मजा आता है, 3:30 पे इतना हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूटिलिटी सभी की सेम होगी? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग यूटिलिटी होगी? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। सब्जेक्टिव होने का मतलब चेंज होती रहती है गुड्स के साथ। ठीक है, फ्रॉम विच कॉमोडिटी अमंग द फॉलोइंग कंज्यूमर सरप्लस विल बी मोर? किस वस्तु के अंदर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, याद कीजिए। कंज्यूमर सरप्लस हमने कहा था कि किसी वस्तु से जो आप उम्मीद करते हो कि मुझे कितनी यूटिलिटी प्राप्त होगी या कितना पैसा आप देने को तैयार हो, कितना पैसा देने को तैयार हो। ठीक है, माइनस कितना पैसा आप एक्चुअली उस वस्तु के लिए पे कर रहे हो। जो डिफरेंस है वो क्या है? कंज्यूमर का सरप्लस है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी, मैं 100 रुपए तक देने को तैयार हूं। एक पानी की बोतल कोई दे दे मुझे, लेकिन पानी की बोतल असली में मिल गई कितने में? 10 रुपए में। तो जो डिफरेंस है वो 90 रुपए मेरा क्या माना गया है? कंज्यूमर सरप्लस माना गया है। ठीक है, तो ये ज्यादा कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, जो मेरी नेसेसिटीज की चीजें हैं वहां ज्यादा होगा। उनकी चूल ज्यादा लगती है, भाई मुझे खाना खाना है तो भूख लगी है तो मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। प्यास लगेगी, कुछ भी। क्या मैं पेट्रोल के लिए कुछ भी करूंगा या कोई कंफर्टेबल रजाई के लिए या और कोई घड़ी के लिए? तो ये मेरी नेसेसिटीज नहीं है, ये कंफर्ट के लिए जरूरी है। नहीं भी होता है तो चलाता हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरी नेसेसिटी है, मूलभूत आवश्यकता, दवाई चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखिए कार का नया मॉडल आया तो इतना नहीं, रेफ्रिजरेटर पोर्ट नहीं, सॉल्ट नमक, नमक तो आपको चाहिए चाहिए, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। तो जैसी जितनी मूलभूत आवश्यकता होगी, कंज्यूमर सरप्लस उतना ही ज्यादा होगा। उसके लिए आप जो है ज्यादा पैसे देना चाहोगे, या ये कितने पैसे देने को तैयार हो, इसकी बजाय इसको आप देख सकते हो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, भाई नेसेसिटीज की यूटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और हम ये देखते हैं क्या, जो मनी है वो मेजरिंग रोड है यूटिलिटी की। जो यूटिलिटी को मेजर करने का तरीका है वो मनी है बेसिकली। हम कहते हैं ना कि पहले सेव से मुझे 10 की यूटिलिटी मिल रही है तो मैं 10 रुपए तक देने को तैयार हूँ उस सेव के लिए। दूसरे के लिए मैं 8 मिल रही है, मतलब मैं 8 रुपए ही देने को तैयार हूँ क्योंकि मैं एक सेव खा चुका हूँ। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी बताओ? कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व का जो पोजीशन और शेप है वो किसके द्वारा गवर्न होता है? इनडिफरेंस कर्व जैसा बनेगा, इनडिफरेंस कर्व वो किससे तय होता है बताओ? कंज्यूमर के टेस्ट से। कंज्यूमर अपनी चॉइसेस बताता है कि मुझे क्या क्या पसंद है, या गुड्स की प्राइस से, या उसके पास कितनी इनकम है उससे, या प्राइस और इनकम दोनों से? बताओ, सोचिए। ये जो इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं जो क्या शो करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर की हम कहते हैं प्रेफरेंसेस है, ये स्केल ऑफ प्रेफरेंस है। तो ये प्रभावित होता है, मैंने 50 बार बोला था कि ये उसके टेस्ट, उसके हैबिट, उसकी क्या आदतें हैं उससे प्रभावित होता है। वो ये नहीं सोचता ये बनाते वक्त कि इन चीज़ों की क्या कीमत है या मेरी इनकम कितनी है। वो सिर्फ अपनी चॉइसेस बता रहा है कि भाई मुझे इन दो गुड्स के ये कॉम्बिनेशन दे दो, बराबर मजा आएगा। ठीक है, इनकम और प्राइस कब आती है? जब हम इसमें बजट लाइन इंसर्ट करते हैं। वो हमारी क्या है? इनकम को शो करता है और प्राइस को शो करता है कि हमारी इनकम के अंदर दो गुड्स के हम ये कॉम्बिनेशन इतने ही खरीद सकते हैं। समझ रहे हो बात? भाई ये इनडिफरेंस कर्व है। इनडिफरेंस कर्व तो आपने सिर्फ चॉइसेस बताई है, इसमें इनकम का उसका कोई रोल नहीं है। फिर आपकी इनकम को और कॉमोडिटी की प्राइस को कौन दिखाता है? जो प्राइस लाइन है आपकी, वो प्राइस लाइन क्या दिखाती है कि 100 रुपए बजट के अंदर मैं या तो ये दो गुड्स इतने खरीद सकता हूँ या इतने इतने कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो हम वैसे भी इससे ऊपर नहीं जाते। तो ये कौन शो करता है? बजट लाइन शो करती है। इनडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो प्योरली उसके टेस्ट और उसकी हैबिट से गवर्न होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट और ये बाकी तीनों गलत है। ठीक है,
परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है बताओ? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनेट जो इस तरीके से होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ये टू गुड्स थ्योरी है, ये बीच में एक पेज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, आप अगर नोट्स में देखोगे, ये अलग से फाइल अपलोड की है, तो वो मैं अभी करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट, इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है बताओ? ये इनडिफरेंस कर्व है, ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ झुकाव क्यों होता है, ये सीधी लाइन क्यों नहीं होती बताओ? ये ऐसा सीधा क्यों नहीं होता? तो रीजन है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो भी कैसी? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होती है? घटती है। पहले 10 यूनिट थी इधर फूड की और क्लोथ की, एक क्लोथ एक एक्स्ट्रा लेने के लिए मैं 4 छोड़ने को तैयार हूँ, एक और एक्स्ट्रा लेने के लिए 2 छोड़ने को तैयार हूँ, फिर 1 छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये जो मेरा MRS है ये क्या है? डिमिनिशिंग, पहले 4 छोड़ रहा था, फिर 2, फिर 1, तो इस वजह से इसका शेप ऐसा होता है। ये अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड ऑफ कमोडिटी विल बी, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कैसी होती है बताओ? परफेक्ट कंपटीशन याद कीजिए, डिमांड कैसी होगी? ये मार्केट ने प्राइस तय की, ठीक है, डिमांड और सप्लाई ने मिलकर ये प्राइस तय की 10 रुपए। अब इस 10 रुपए पे आप चाहे जितना बेच सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हाईली इलास्टिक है ये डिमांड कैसी है? इनफाइनेट है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक होगी। ये देखिए, वैसे तो ऊपर ही उसका उत्तर दे रखा है, कई बार प्रश्नों के अंदर ही उत्तर दे रखा है। ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब इनफाइनेट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टोटल जो आउटले मेथड है कैलकुलेट करने का इलास्टिसिटी, जिसमें हमें पता चलता है 1, मोर देन 1 और लेस देन 1, ये किसने दिया था? ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था, प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। इलास्टिसिटी को मेजर करने के 2-3 तरीके बताए थे, परसेंटेज मेथड हो गया जिसको हम फ्लक्स मेथड, या दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर ये मेथड। नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में कोई भेदभाव नहीं, मतलब उत्पाद सबके एक जैसे, ऐसे कौन से बाजार में होता है बताओ? परफेक्ट कंपटीशन में गेहूं जो हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है। किस शर्त के अंदर, किस स्थिति के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव नहीं है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमने कहा था हम 2 सब मार्केट बना देते हैं, एक सब मार्केट और एक सब मार्केट। यहाँ रेट प्राइस अलग चार्ज करते हैं, यहाँ प्राइस अलग चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है एक जगह जो डिमांड है वो कैसी है? इन इलास्टिक है, मतलब इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कहा था बिजली कंपनियों के लिए जो कॉमर्शियल उपभोक्ता होते हैं, दुकानदार, कि उनके खुद से जेब से तो लग नहीं रहा, वो तो कंज्यूमर से चार्ज करते हैं पैसा, तो उनके लिए इन इलास्टिक है, मतलब उनको सस्ते महंगे से ज्यादा बिजली का फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ कंज्यूमर होते हैं जो इलास्टिक होती है डिमांड, जैसे घरेलू उपभोक्ता, अगर बिजली ज्यादा महंगी होगी तो हम पंखा बंद करेंगे, लाइट बंद करेंगे, बिजली बचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ इलास्टिक है डिमांड वहाँ प्राइस कम रखेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ ज्यादा रखेंगे। तो ये 2 सब मार्केट बनाते हैं। तो ये कब नहीं हो सकता? जब कोई लीगल सैंक्शन हो। डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ये तो होनी चाहिए, लीगल सैंक्शन, मोनोपोली होनी चाहिए, भाई डिस्कॉम के पास ही अधिकार है बिजली बेचने का। नेचर ऑफ कमोडिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक छोटा मार्केट एरिया, स्मॉल मार्केट एरिया, मतलब मैं एक गली में ही बैठा हूँ, एक व्यक्ति से दूसरा ले रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति से दूसरे को सामान बेच रहा हूँ, वो संभव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ओलिगोपोली की क्या विशेषता है? तो इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ गिनती के ही सेलर्स होते हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनियां ओलिगोपोली की बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए बस ये इतने ही सवाल है, ये तो प्रोडक्शन का आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस सेशन के अंदर हाफ एन आवर के अंदर मैंने प्रयास किया कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एग्जाम्स के वो पता चले। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि कई बार चीजें जो है वो अपन हूबहू नहीं पढ़ सकते। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम चीजों को समझते हैं,
फिर उनका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने वो आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट रखा है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो मैं ऐसे टेस्ट और फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज करूँगा, ठीक है। बाकी एक अश्योरेंस मैं अगेन दे रहा हूँ, बस आप अपनी तरफ से जो है अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन बिल्कुल कम होने मत दीजिएगा। क्लासेस की स्पीड जो है नेक्स्ट वीक से मेरी भी 2 क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। पंकज सर भी शुरू कर चुके हैं, तो हम युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी करेंगे। सिलेबस खत्म होगा और कई सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।